हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट के सीडीपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपका ओवरऑल रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीडीपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो इसका आंसर होना चाहिए विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो अपसारी चिंतन। अगला है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होगा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार को कायम रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला क्वेश्चन है, शर्मिंदगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शर्मिंदगी का स्थान संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो इसका आंसर होगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा योग्यता सुधार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो अन्वेषण और संवाद। अगला है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसका आंसर होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसका आंसर होगा संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सहना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाइवस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा स्वतः निगमन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइवस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका को यह योजना अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। तो पिता का यह कथन, तो आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इस स्वीकृति देते हैं कि नैतिक विकास से डैश चरण को दर्शाता है। तो प्रथागत चरण को दर्शाता है। अगला है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। अगला हम लोग देखें, लेवाइवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों पर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो स्कीमा यानी कि मनोबंध। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में।
अगला है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक और मूर्त और अमूर्त। अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक बिस्किट। अगला क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है वाइगोत्स्की द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी तो कैनर ने। अगला है डिस्ग्राफिया एक प्रकार है अधिगम की अक्षमता का। अगला है पुनर्बलन कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो सतत पुनर्बलन है। अगला क्वेश्चन है किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो जॉन लॉक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति मापन की मनोविशेषात्मक विधि नहीं है? तो साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है सुल्तान पर किया गया कोल्हर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बलडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है एक बच्चा कहता है कि माँ सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो एनेमिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए बोफेन वेनर ने जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे की माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण है सूक्ष्म तंत्र के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक शिक्षण का एक विधि है? तो PECS। अगला क्वेश्चन है एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फायड ने क्या कहा है? तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी की सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो प्रोमस्ट। अगला क्वेश्चन है मॉडलिंग आधारित है सामाजिक संगठनात्मक सिद्धांत पर। अगला है शेपिंग की संकल्पना दी गई है तो स्किनर द्वारा। अगला क्वेश्चन है पियाजे द्वारा दिए गए संगठनात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समंजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो पियाजे। अगला क्वेश्चन है यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का स्थानांतरण होगा तो नकारात्मक। अगला क्वेश्चन है एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है केंद्रीकरण। अगला है यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। अगला है सेल्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो स्तूपोमॉर्फी। अगला क्वेश्चन है वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो तैयारी। अगला क्वेश्चन है दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। अगला है मेयर और सलवो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि से संप्रेत में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बुनर की संगठनात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो हो जाएगा एक्रिलिक अवस्था। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है संभावित विकास का स्तर। अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? तो अर्धवृत्ताकार। अगला है कौन सा अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक का नहीं है? तो इसका आंसर होगा सामान्यीकरण की क्षमता। अगला दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक एकीकरण सामाजिक मान्यता।
अगला क्वेश्चन है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है वैचारिक प्रवाह की। अगला है डिस्प्लेजिया है तो भाषाई असमानता। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है, तो यह सेखी बढ़ाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है, तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निम्नलिखित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण। अगला है, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि अधिक उपयोगी होगी, पुरस्कार एवं प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों को विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है वह स्वयं को समान उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है, तो शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, पर्यावरणीय कारक, प्रयोगात्मक कारक। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है। अगला है, बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है, तो जीन पियाजे। तो अगला है, किस वयस्क के आक्रमण व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है, तो बाबूरा और उसके साथी। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है, तो संवेदी प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं, सूझ द्वारा अधिगम। अगला है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में विभिन्नता के कारण हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है, तो सेखी बहारना। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो चर्चा सत्र। अगला, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है, तो यह विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को अभिप्रेरित करने। अगला है, पाठ्यक्रम से भाव है, कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। अगला है, NIBH संबंधित है तो दृष्टिबाधितों से। पूर्व भाषाई बधिरता होती है तो जन्म से होती है। अगला, सुमेलित करना है तो ये होगा एनिमल इंटेलिजेंट, ये हो जाएगा ठंडाई का एनिमल इंटेलिजेंस। पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, अनुकूलन पियाजे। अगला है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के सिद्धांत के से संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत। अगला है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, तो 46वें संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रति पादक थे, तो मैकडूगल। अगला है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास की अनोखा कहा है, तो यह बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन,
किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो गार्डनर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है पढ़ने और बर्तनी में। अगला है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक को भूमिका नहीं है? तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला देखते हैं, बच्चे को बुद्धि वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। अगला है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो अंतःप्रज्ञ अवस्था। अगला है, मॉरिसन के बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान से 5 पदों का वर्णन किया गया है। ये है खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, व्यवस्था, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो लंबवत। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे का परामर्श देना चाहिए। अगला है, पाठगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अगला है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बीएस ब्लूम। अगला है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है तो किसी बालक का 1 वर्ष में अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला है, निम्न में से किस कौशल में पूर्ण ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। अगला है, द कंडीशनल ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है R.M. गर्ने। अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनली हॉल का। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 36 मिनट। अगला है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया की मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो रॉस का। अगला है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? तो गिल्डफोर्ड। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ब्रूनर संप्राप्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। अगला है, आशुबेल अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गार्डन संज्ञानिक्स शिक्षण प्रतिमान। अगला है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। अगला है, बालकों की अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो प्रस्तुतिकरण। अगला हम लोग देखें, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। अगला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? लेवाइवस्की। अगला है, जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज्या और स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायवस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। अगला है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पार यानी ढांचा। अगला है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला है, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या से
समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? सृजनात्मक विचारक। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला है, पठन वैकल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेख की गई है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक घटनाएं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों में इस सिद्धांतों की चुनौती देनी चाहिए। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला है, विद्यार्थियों की स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है? तो अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। अगला है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम के बढ़ावा देती है? सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को बच्चों को जटिल अवधारणाओं का समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण तथा परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार संतन करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र की गति से घटित होता है? तो शैशवावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करते। अगला है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो विद्यालय एवं मीडिया। अगला है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयाम की क्या सही पहचान करता है? तो आयाम को देखें, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला देखें, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली की कई योग्यता शामिल है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो परिवार। अगला क्वेश्चन देखें, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? विचारों की अनुक्रमणिकता। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम हैं। अगला देखें, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषणों के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ले वायस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करते हैं जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।